हाँ तो नमस्ते जी। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में भी क्या पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज की क्लास होने वाली है लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुलाई 1830 की क्रांति और 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण। तो इसको एक थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो डेफिनेटली यदि आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। तो जुलाई 1830 के क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? चार्ल्स दसम था, जो कि फ्रांस देश का क्या था, राजा था। ये कैसा राजा था? तो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी। निरंकुश मतलब बोल सकते हैं जिस पर अंकुश नहीं लगाया जाए उसको निरंकुश बोलते हैं। प्रतिक्रियावादी मतलब ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी राजा जो है ना, जैसे कि अपने कुछ वो किसी तरह का ये हमेशा क्या करता था कि विरोध करता था। प्रतिक्रियावादी यदि कोई चीज अच्छा हो रहा है तो उसको क्या करना, तुरंत इसका क्या करता था, रिएक्शन देता था। कौन? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम फ्रांस देश का एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। 1830 ईस्वी में पोलीगनेक नामक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मतलब जैसा राजा है डेफिनेटली वैसा ही सोच का प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? यह चार्ल्स दसम करता है। ठीक है, ये चार्ल्स दसम 1830 में पोलीगनेक नामक प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री क्या किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। पोलीगनेक ने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। इससे पहले फ्रांस का राजा लुई 18वां था और लुई 18वां ने समान नागरिक संहिता लागू किया था। समान नागरिक संहिता लागू किया था। तो इसने क्या किया, पोलीगनेक ने इस समान नागरिक स्थान पर इसने हटा के इसने अभिजात वर्ग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। डेफिनेटली वहां का जो जनता होगा वो उग्र हो जाएगा। किसके खिलाफ? तो ये पोलीगनेक के खिलाफ। उदारवादी जनता ने इसका क्या किया, विरोध किया। डेफिनेटली जो अच्छा शासन व्यवस्था था, समान नागरिक संहिता मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर जो है पूरी तरह से मतलब सभी वर्गों का समान अधिकार दिया जाता था। अब जब वो पूरी तरह समान अधिकार दिया जाता था तो वो अधिकार यदि छीन लिया जाए तो डेफिनेटली वो अधिकार आप बोल सकते हैं विजात वर्ग का बोल सकते हैं, जिसको हम कुलीन वर्ग को बोल सकते हैं। ठीक है, अब उस तरह की स्थापना कर देगा तो डेफिनेटली वहां का जनता क्या होगा, उग्र हो जाएगा। इसके खिलाफ क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। तो परिणाम स्वरूप वहां का जो राजा है डेफिनेटली चार्ल्स दसम कुछ ना कुछ उसके लिए सेफ्टी के लिए कुछ ना करेगा ना। तो सेफ्टी क्या करेगा, वो उदारवादियों के खिलाफ 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश क्या करता है, जारी कर देता। और 4 अध्यादेश जारी करके जो उदारवादी है उसके खिलाफ गला घोटने का क्या करता है, प्रयास करता है। किंतु इन अध्यादेश के विरुद्ध फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हो जाती है, एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। फ्रांस में क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाता है। फ्रांस में क्रांति होने के कारण 28 जुलाई 1830 ईस्वी में वहां गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध मतलब आपस में क्या होता है, एक युद्ध हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गृह युद्ध। यह गृह युद्ध 28 जुलाई 1830 ईस्वी को प्रारंभ होता है और इसे ही हम क्या बोलेंगे, 1830 की क्रांति। इसे ही क्या बोलेंगे, 1830 की क्रांति। ठीक है, तो इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति को हम एक बार और क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय वहां का राजा चार्ल्स दसम था। पूछ सकता है चार्ल्स दसम किस देश का राजा था, तो आराम से आप बोलिएगा सर फ्रांस देश का राजा था। ये कैसा राजा था, तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। जिसपे अंकुश ना लगाया जो उसको निरंकुश बोलेंगे। प्रतिक्रियावादी मतलब आप कोई भी अच्छा काम करेंगे उसका तुरंत वो रिएक्शन देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिक्रियावादी। और इसने अपने ही जैसा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जिसका नाम था पोलीगनेक। जिसका क्या नाम था, पोलीगनेक। यानी जैसा राजा वैसा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया। और इसने क्या किया, लुई 18वां, ये पोलीगनेक जो था ये बोल सकते हैं कि ये भी प्रतिक्रियावादी शासक था। तो ये क्या किया, लुई 18वां द्वारा चलाया गया समान नागरिक संहिता को हटा दिया और उसके स्थान पर इसने अपने आप को स्थान पर उसने अभिजात वर्ग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो डेफिनेटली वहां का जो जनता होगा इसके खिलाफ क्या होगा, उग्र हो जाएगा। अब जब जनता उग्र हो गया प्रधानमंत्री के खिलाफ तो डेफिनेटली वहां का जो राजा होगा डेफिनेटली अपने प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए वहां क्या करेगा, अरे भाई करना क्या, उसकी सेफ्टी के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी कर दिया। और 4 अध्यादेश जारी करके वहां के उग्रवादियों को क्या किया, गला घोटने का काम किया। जब गला घोटने का काम किया तो वहां का जनता चुप थोड़ी बैठेगा। तो वहां की जनता क्या करता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या कर देता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बहुत बड़ी क्रांति कर देता है। और क्रांति जिसे आप बोल सकते हैं गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध ये 28 जुलाई 1830 ईस्वी को प्रारंभ हो जाता है।
ये जुलाई माह में होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। और इस क्रांति का क्या क्या रिजल्ट निकला, तो इस क्रांति का रिजल्ट ये निकला कि चार्ल्स दसम जो बेचारा भाग गया। कहाँ भाग गया? कहीं नहीं भागा, ये गद्दी छोड़ के भाग गया इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये और यहाँ और फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया, और ऑर्लियंस वंश की एंट्री हो गई, और फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र शासन व्यवस्था का क्या हो गया? स्थापना हो गया। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय कौन सी वंश का अंत हो गया? तो अब आराम से बोलिए सर, बुर्बो वंश का अंत हो गया। और कौन सी वंश की स्थापना हो गया? तो ऑर्लियंस वंश की क्या हो गया? स्थापना हो गया, और बुर्बो वंश का सर अंत हो गया। और चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? सबको पता है, इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, और फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र का क्या हो गया? स्थापना हो गया। संवैधानिक गणतंत्र बोल सकते हैं कि अब वहां पर सभी, आप बोल सकते हैं कि वहां का जितना भी जनता है डेफिनेटली वहां का अब क्या हो गया? अच्छे तरह से रहने लगे, मतलब शासन व्यवस्था फ्रांस में क्या हो गया? अच्छा हो गया। और यहाँ पर आपका जुलाई 1830 की क्रांति क्या हो जाती है? एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। आदि से कुछ क्वेश्चन पूछे आपके बिहार बोर्ड तो आप डेफिनेटली आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण को। ठीक है, तो 1848 की क्रांति, अब देखिए कि यहाँ पर जो चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी छोड़कर कब चला जाता है? 1830 में चल जाता है। उसी समय आपका एक राजा का एंट्री होता है जिसका नाम है लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी पर 1830 ईस्वी में बैठता है और 1848 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, तो लुई फिलिप की हो जाती है एंट्री। ये भी लुई फिलिप भी फ्रांस देश का क्या था? एक शासक था। ये उदारवादी शासक था और महत्वाकांक्षी था। उदारवादी मतलब आप सोच सकते हैं एक अच्छा राजा था। ये मतलब जनता की भलाई करने के लिए ही काम करता था। ठीक है, और महत्वाकांक्षी था, ये मतलब बहुत ज्यादा क्या करता था? सोचने विचारने वाला व्यक्ति था। इसके द्वारा स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का क्या किया गया? अम्बलन। यानी पूछ सकता है कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अम्बलन किसने किया? तो आराम से बोलिएगा सर, लुई फिलिप ने किया। लुई फिलिप ने 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब राजा अच्छा था लेकिन प्रधानमंत्री इसने, अब बोल सकते हैं बैड क्वालिटी, बैड बोल सकता है कि खराब प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लिया इसने। कट्टर प्रतिक्रियावादी। कट्टर प्रतिक्रियावादी सर किसको बोलेंगे? सिंपल है, कट्टर प्रतिक्रियावादी मतलब जो मतलब अपने राज्य में किसी का मतलब अपने जनता के खिलाफ कोई अच्छा काम नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? कट्टर प्रतिक्रियावादी। वो किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार का विरोध था। मतलब वो अपने राज्य में, अपने देश में कोई तरह का सुधार नहीं करना चाहता। कौन? गीजो। जिसके कारण वहां का शासन काल, उसके देश में क्या होने लगा? भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। हम बोलते हैं कि यदि आपको अपने देश या राज्य में कोई अच्छी तरह का काम ना करे तो डेफिनेटली वहाँ क्या होगा? भूखमरी और बेरोजगारी जैसी क्या हो जाएगी? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो लोग वहां का थोड़ी चुप बैठेगा, तो वहां पर वो लोग क्या कर दिया? इसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोही करेगा। तो सुधारवादी दल का एक नेता था जिसका नाम थ्रियस था। इसने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का क्या किया? आयोजन किया। इसने सोचा कि ऐसे भी यहाँ का जनता भूखमरी से मर रहा है, बेरोजगारी है। तो वहाँ एक जो नेता था सुधारवादी, मतलब वो सोचता था कि जनता के खिलाफ कुछ अच्छा किया जाए, जनता के खिलाफ कुछ अच्छा किया जाए। तो इसने क्या किया? जनता के खिलाफ अच्छे करने के लिए, क्योंकि एक नेता डेफिनेटली अच्छा ही करेगा, तो थियर्स में उसने 22 फरवरी 1848 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन कर देता है कि लो भाई, जितने भी हो जनता, जहाँ का भी हो, जो भूखमरी से मर रहे हो, आओ भाई इस भोज में आगे एंट्री करके खाओ पियो। ठीक है, तो उस समय वहाँ का आपको पता है कि राजा कौन था? तो लुई फिलिप सोचेगा कि भाई ये नेता आके मेरी ही जनता को खिलाए और मेरे को सत्ता में गिरा दे, तो भाई वहाँ का डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत होने के कारण लुई फिलिप क्या करता है? इस पर बैन लगा देता है। बोलता है भाई ये इस तरह का भोज उज का आयोजन बंद करो। ठीक है, करना ही नहीं है तुमको भोज उज का। तो डेफिनेटली जो जनता है, पेरिस की जनता, डेफिनेटली इसके खिलाफ क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो सारी जनता फ्रांस में इकट्ठी होकर फ्रांस की गलियों में जुलूस निकाल दिया। क्या निकाल दिया? जुलूस निकाल दिया, और सरकार और राजशाही के विरुद्ध नारे लगाए। इसने बहुत सारे मतलब जनता क्या किया? वहां का जुलूस निकाल दिया, और सरकार और राजशाही यानी राजशाही जितने भी राजा था उसके खिलाफ क्या कर दिया? जुलूस निकाल के नारे लगाए। इतना ज्यादा नारा लगाया वहां की पेरिस की जनता ने कि लुई फिलिप की विद्रोह की व्यापकता से घबरा कर 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर क्या किया? बेचारा को भागना पड़ गया। यदि वो नहीं भागते तो क्या होता? वो डेफिनेटली वहां मारा जाता। तो 24 फरवरी 1848 ईस्वी को ये गद्दी छोड़कर क्या गया? बेचारा घबरा गया इस तरह के विद्रोह को देखकर, और ये भी कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और परिणाम क्या हुआ कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत। जो पहले फ्रांस में व्यवस्था था कि राजा का बेटा राजा ही शासन करेगा, तो उस तरह के फ्रांस में व्यवस्था को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया।
नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा। गणतंत्र मतलब एक अच्छा सा शासन चलने लगा कहाँ, फ्रांस में। उसके बाद 21 वर्षों से ऊपर सभी वयस्क, वयस्क मतलब जिसकी उम्र कितना होनी चाहिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 21 वर्ष या उससे ऊपर सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हो गया और लुई नेपोलियन को फ्रांस का एक नया राजा बना दिया। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, 1848 ईस्वी की क्रांति का रिजल्ट हो गया, यानी परिणाम हो गया। ठीक है, इसको एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या क्या कारण था। तो आप बोलिएगा कि 1848 ईस्वी में क्रांति जब हुआ था तो उस समय वहां का राजा लुई फिलिप था। लुई फिलिप एक फ्रांस देश का राजा था और यह निरंकुश नहीं बोल सकते, ये था उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था, मतलब एक अच्छा राजा था। लेकिन इसने घोर प्रतिक्रियावादी या कट्टरवादी बोल सकते हैं, इसने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जिसका क्या नाम था, गीजो था। मतलब राजा अच्छा था लेकिन प्रधानमंत्री बैड क्वालिटी का था, यानी बैड बोल सकते हैं, तो बैड प्रधानमंत्री था। तो जो प्रधानमंत्री बैड अल्टीमेटली वो अपने जो ये क्या करता था कि ये अपने राज्य या देश में किसी तरह का विकास होने नहीं देता था। यानी विकास जब नहीं होने देगा तो डेफिनेटली वहाँ की जनता में वहाँ क्या होगा, भुखमरी ज्यादा होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी वहाँ के देश में, वहाँ के राज्य में। तो भुखमरी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इसके खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह ही तो करेंगे, वहाँ की जनता विद्रोह करेंगे। और वहाँ का एक सुधारवादी दल का एक नेता था जिसका नाम था थ्रियस। इसने एक विशाल भोज का क्या किया, 22 फरवरी 1848 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी में पेरिस में विशाल भोज का क्या किया, आयोजन किया। जब विशाल भोज का इसने आयोजन किया तो लुई फिलिप बोलेगा भाई क्यों रुकना, ये विशाल भोज का आयोजन कर दिया तो भाई इसको रोक लगाओ, नहीं तो डेफिनेटली जो जनता है उसके ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो अगले बार जो चुनाव होंगे डेफिनेटली वहां का सत्ता किसके हाथ में चल जाएगा, किसके हाथ में चल जाएगा, थ्रियस के हाथ में चल जाएगा। तो लुई फिलिप उसके खिलाफ भी क्या करता है, मतलब रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है, इस भोज को क्या करता है, रोक देता है। तो फ्रांस की जनता डेफिनेटली इसके खिलाफ क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। फ्रांस की जनता वहां पर जहां गलियों में, फ्रांस के गलियों में जाके नारे लगाए, राजा के खिलाफ नारे लगाए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, इतना ज्यादा नारा लगाया कि लुई फिलिप घबरा कर बेचारा आखिरकार 24 फरवरी 1848 को घबरा कर ये फ्रांस की गद्दी को छोड़कर, बोल सकते हैं कि घबरा कर ये 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। आज जब इंग्लैंड भाग जाता तो इसके रिजल्ट तो निकलेंगे। हाँ, तो फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था थी, जो पहले वाला व्यवस्था था कि राजा का बेटा राजा शासन करेगा, उसका अंत हो गया। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। फ्रांस में 21 वर्ष से उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया और लुई बोल सकते हैं कि लुई नेपोलियन को फ्रांस का नया राजा नियुक्त कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।